चेक कर लो सब कनेक्टेड है कि नहीं। हम क्या करें, वो क्या हाँ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म पहले से होता है या जगाना पड़ता है? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में पहले से नहीं होता है, सब में जगाना पड़ता है। फेरो और पैरा में उसी डायरेक्शन में जागता है जहां पर एक्सटर्नल होती है, और डाया में अपोजिट जागता है। तो सोचो यार, हम लोग फेरो का मैग्नेटिज्म जगाना चाहते हैं तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक सोलेनाइड बनाया है, तुम्हें पता है सोलेनाइड में हम लोग करंट अगर फ्लो करा देते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है ना। मान लिया इसके बीच में मैंने कोई एक बार मैग्नेट रख रखा है, ये है ना, और किसी खास सेंस का करंट इसमें फ्लो करा रखा है। मान लिया इस सेंस का करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, तो मुझे बताओ अगर इस सेंस का करंट मैंने फ्लो करा रखा है तो इस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिज्म इस वक्त किसी डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में है कोई बता सकता है? लेफ्ट है। अगर इस सेंस का करंट है इस सेंस का, तो लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये लेफ्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या इस बार मैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर डोमेन लेवल पे क्या कर रही होगी? तुम्हें याद है हम मटेरियल के अंदर बात करते थे कि वहां डोमेन्स होते हैं और उन डोमेन्स के अंदर डाइपोल्स होते हैं। वो डाइपोल कहीं कहीं किसी खास डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। तुम्हें याद है कि अंदर जो डोमेन्स होते हैं उनको अलाइन करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल फील्ड हमने किससे दे दी? करंट कैरिंग वायर से। अभी क्या बता रहे, करंट बदल बदल के हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी खास सेंस में इस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है, और अगर इस सेंस में करंट फ्लो करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड राइट। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलना हो तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? करंट। तुम्हें पता है सोलेनाइड के अंदर बी का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट एन आई। तो हम कह सकते हैं करंट बदलने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड बदलने के लिए करंट का सहारा ले सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब इसके अंदर का जो अंदर मैग्नेटिज्म जागेगा, सोचो हम किसी तरीके से उस मैग्नेटिज्म को मेजर करने लगे। मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म जागा है वो हम मेजर करना चाह रहे हैं। हम आई का, आई मतलब उसके अंदर जागे हुए मैग्नेटिज्म का एक्सटर्नल फील्ड एच के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करना चाहते हैं। एच समझ गए ना यार? म्यू नॉट के अलावा जो कुछ होता है वो क्या होता है? एच। जब मैं कह रहा हूं मैं बी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं एच बढ़ा रहा हूं। भाई आई बदलेगा तो एच भी बदलेगा और बी भी बदलेगा। मैं एच की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आई जिस डायमेंशन की चीज है एच भी उसी डायमेंशन की चीज है। तो अब हम एच और आई पे बात कर रहे हैं। क्या बताओ, हम करंट बदल बदल के एच बदल रहे हैं और एच बदल के उसके अंदर के आई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत एक्सपेक्टेड ग्राफ हमें मिलता है। इन्हीं का ग्राफ हमें बताना है मटेरियल के अंदर जागा हुआ मैग्नेटिज्म का एक्सटर्नल फील्ड के साथ कैसा बिहेवियर रहता है। उसी ग्राफ को हम लोग हिस्टेरेसिस ग्राफ, हिस्टेरेसिस लूप बोलने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले एक तरफ देखेंगे कि मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म जागता है, फिर उल्टा करके देखेंगे कि मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है, मटेरियल का बिहेवियर समझना है। तो पहले हमने एकदम अनमैग्नेटाइज मटेरियल लिया, एकदम बिल्कुल कच्चा मैग्नेट था, उसमें आज तक कभी लाइफ में मैग्नेटिज्म आया नहीं था। तो हम जैसे जैसे क्या एक्सटर्नल इंटरनल मैग्नेटिज्म बढ़ाएंगे, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म एच बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म यार पहले 0 था, जैसे जैसे एच बढ़ाना शुरू किया तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म बढ़ने लगा। एच और बढ़ाएंगे तो आई और बढ़ेगा, एच और बढ़ाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बढ़ने की रफ्तार शुरू में ज्यादा थी, बाद में ये बहुत ऑब्वियस भी है। तुम्हें मटेरियल के अंदर पता है कि डोमेन का अलाइनमेंट चल रहा है, तो शुरू में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएंगे तो डोमेन्स रोटेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे एक लिमिट के बाद उनका सैचुरेशन आ जाएगा कि भाई इससे ज्यादा रोटेट, यानी अब
हम H काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन I में कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, यानी एक लिमिट के बाद इसकी सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। यानी अब हम अगर H बढ़ाएंगे भी तो I बढ़ेगा नहीं, वो लगभग लाइन ग्राफ आने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हम H तो बढ़ा रहे हैं मगर I नहीं बढ़ रहा है। इसको मैं कह सकता हूं यार सैचुरेशन आ गया, जितना मैग्नेटिज्म जागना था जाग गया, अब हम इससे ज्यादा नहीं जगा सकते। बस में रहे, एक लिमिट से ज्यादा किसी को कॉन्शियस नहीं किया जा सकता है। अगर मैं कहूं कि यार भैया जाग जाओ, गर्म पानी के छींटे मारो हल्के हल्के तो आदमी जाग जाएगा, उसको और ज्यादा जगाना है तो ठंडे पानी के छींटे मारो और ज्यादा जाग जाएगा, उसको बहुत ज्यादा जगाना तमाचा मारो तो कॉन्शियस हो जाएगा, फुल कॉन्शियस हो जाएगा, है ना। और ज्यादा जगाना है तो अब क्या मतलब, उसको घायल कर दो। वो कॉन्शियसनेस की एक लिमिट है, लेकिन क्या आप तुम कहोगे नहीं इससे भी ज्यादा जागो, तो हर एक की लिमिट है यार, तो फिर वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये उसकी लिमिट है यार, इससे ज्यादा उसके अंदर का मैग्नेटिज्म जाग नहीं रहा है, तो इस लिमिट को हम कोई मैक्सिमम मैग्नेटिज्म कह सकते हैं यार, ये सैचुरेशन मैग्नेटिज्म आई नॉट आ गया है, इससे ज्यादा आई आने की संभावना नहीं है, इसको मैं आई मैक्स कह देता हूं, इससे ज्यादा आई इसका नहीं जागेगा। तो ठीक है यार, अब हमें क्या करना चाहिए कि अब इसका करंट की डायरेक्शन का सेंस बदल देना चाहिए। अभी इस तरफ से करंट जा रहा था इस सेंस का, अभी हम इस सेंस का करंट फ्लो कराएंगे। अभी क्या है, हम लोग करंट का सेंस बदलने वाले हैं, अब इधर से करंट फ्लो कराएंगे। ओके नहीं, अभी हम करंट का मैग्नीट्यूड कम करेंगे, अभी उसी सेंस में। अंडू का ऑप्शन भी नहीं है यार इसमें, मैं कह रहा हूं यार अभी इसी सेंस में करंट है, बट हम करंट का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम करेंगे। तो बताओ करंट का मैग्नीट्यूड कम करेंगे तो H भी कम होता जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्राफ इसी रास्ते लौटना शुरू कर देगा, जैसे H 0 होगा वैसे ही I 0 हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बट ऐसा है नहीं, ग्राफ कुछ अलग रास्ते चलता है। मतलब हम किसी के अंदर का मैग्नेटिज्म जगाना चाहते हैं, किसी का कॉन्शियस लेवल वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम किसी का चाह के 0, उससे कहते हैं फिर से सोने वाली स्थिति में आ जाओ, तो वो हमारे हाथ में। हम कितने भी थप्पड़ मारे किसी को सुला सकते हैं क्या थप्पड़ मार के? नहीं। बचपन में ऐसा होता था कि बेटा सो जाओ नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा, तो फिर नींद आ जाती थी, लेकिन अब नहीं हो सकता है। यानी थप्पड़ मार के जगाया जा सकता है, सुलाया नहीं जा सकता। तो यार H जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि I भी कम होगा, लेकिन हमने H 0 कर दिया तो भी कुछ ना कुछ I बना रहा। अब ये एक तरह से मैग्नेट सस्टेन कर गया है, वो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो गया है, और ये जितना मैग्नेटिज्म बच गया है, इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को हमने एक नाम दिया है रेमनेंट मैग्नेटिज्म। क्या नाम दिया है? रेमनेंट मैग्नेटिज्म, है ना। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जिसकी मदद से उसको मैग्नेटाइज किया जा रहा था, उसको हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो उसके बाद भी कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है, और उसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का नाम क्या होता है? रेमनेंट मैग्नेटिज्म। और मटेरियल के अंदर रिटेन करने की क्षमता, इस क्वालिटी को हमने नाम दिया रिटेंटिविटी। क्या नाम दिया है? रिटेंटिविटी, है ना। एंड द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, है ना। तो हर मैग्नेट के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर रिटेंटिविटी होती है ना। और जो पैरा है वो थोड़ी देर तक मैग्नेटाइज होता है और वो घर जाके सब भूल जाता है। तो तुम पैरा बनना चाहते हो या फेरो बनना चाहते हो या डाया बनना चाहते हो? हाँ, फेरोमैग्नेटिक है एक जो यहां पढ़ाए हुए ज्ञान को घर तक ले जाता है। बाकी देखो यार इतना बच जाता है, हालांकि क्लास में ज्यादा होता है, घर जाते जाते थोड़ा, लेकिन अभी रिवाइज करके क्वेश्चन करके तुम फिर से उसी लेवल पे पहुंच सकते हो। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें जैसे एक्सटर्नल गायब, इंटरनल गायब। जैसे तुम अपने आप बारे में कुछ बोल रहे हो तो मैंने यार H 0 कर दिया, I कुछ बचा, और जितना बचा उसी को हम क्या बोलते हैं? रेमनेंट मैग्नेटिज्म। तो अब हमने सोचा यार कि ठीक है, इसका हमने पॉजिटिव मैग्नेटिज्म जगाया था, राइट, ठीक है। अब हम इसके अंदर उल्टी तरफ मैग्नेटिज्म डेवलप करना चाहते हैं। इसको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करना मुश्किल काम है। ऐसे सोचो कि यार क्लास में मैं आज पॉजिटिव ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, पॉजिटिव जाग गया। फिर एक दिन मैंने क्लास ली जिसमें बकवास बातें बता रहा हूं,
लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रक्टिव बातें हो सकती वो सब सिखाना चाह रहा हूं, वो उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो अभी यार इस मैग्नेट के अंदर राइट, कहां मैग्नेटिज्म जागा था, लेफ्ट जागा था, यानी यहां नॉर्थ था और यहां क्या था, साउथ था। अब मैं कह रहा हूं यार मैं इसका करंट बदलने जा रहा हूं, अब करंट की डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करा रहा हूं, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे फ्लो कराऊंगा, ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिज्म कहां आएगा, राइट आएगा। तो मटेरियल का नॉर्थ कहां बनेगा, अब नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा, यानी उसी मटेरियल के अंदर। अब मैं उनके डोमेन के साथ उल्टा अलाइनमेंट कराना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, अभी मैं एच पॉजिटिव दे रहा था, अब मैं एच कैसा दूंगा, नेगेटिव। बेसिकली करंट बदल के मैं एच कंट्रोल कर रहा हूं। तो यार एच मैंने नेगेटिव दिया तो जो पॉजिटिव आई था वो कम होने लगा। भाई कुछ डोमेन अलाइन हो चुके थे, एक दूसरे से सस्टेन कर गए थे, लेकिन अब मैंने नेगेटिव एच देना शुरू किया तो कुछ उल्टी तरफ अलाइन होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसके अंदर का मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया। नहीं, अब मैं सोच रहा था ठीक है खत्म तो कर दिया अपना पूरा ज्ञान पहले वाला दिया वाला, अब इसके अंदर नेगेटिव भरना है। तो क्या करेंगे, और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव। तो क्या बताओ उसके अंदर नेगेटिव मैग्नेटिज्म जागना शुरू कर देगा, और क्या नेगेटिव का भी एक सैचुरेशन आएगा, उससे ज्यादा नेगेटिव भी नहीं आ सकता। बस यार इससे ज्यादा आप चाहे जितना नेगेटिव बोलो, जितना आना था आ गया नहीं। यानी जैसे आई मैक्स पॉजिटिव में था उसी तरह का आई मैक्स नेगेटिव साइड भी होगा। अरे कुल मिला के मैग्नेट का बिहेवियर जैसा आगे था वैसा ही पीछे है। तो मैंने कहा ठीक है बहुत हो गया, अब फिर से पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। उब जाता है इंसान। मैंने B को फिर से H को जीरो करना शुरू किया। तो जैसे H को जीरो करना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा था ग्राफ उसी रास्ते लौटेगा, मगर ऐसा है नहीं, ग्राफ अपना रास्ता बदल देता है। यानी जैसे जैसे मैं H कम करके जीरो करूंगा तो मैं देखूंगा फिर से उल्टी तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बाकी रह गया है, और इसको अब मैं माइनस आई नॉट लिख देता हूं। ये भी क्या है, रेमनेंट मैग्नेटिज्म। उस बार लेफ्ट साइड था रेमनेंट मैग्नेटिज्म, अब कहां आ गया, राइट साइड। मैंने कहा ठीक है यार अब निगेटिव खत्म करना है, तो फिर से पॉजिटिव देना शुरू करेंगे। तो अब ग्राफ यहां से लौटते लौटते फिर से एक पॉजिटिव एच नॉट पे जाके आई इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यार पिछली बार माइनस एच नॉट पे जीरो हुआ था, इस बार प्लस एच नॉट पे। अब फिर से अगर और ज्यादा इसके अंदर का मैग्नेटिज्म पॉजिटिव बढ़ाना है, अभी तो जीरो हुआ है, तो मैं एच को और बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर का आई भी बढ़ता जाएगा, है ना यार, इसके अंदर का आई भी बढ़ता जाएगा। बढ़ नहीं रहा यार ये, और फिर से वो एक सैचुरेशन पे चला जाएगा। अब कितने भी बार मैं रिवर्स प्रोसेस करूंगा तो हर बार ग्राफ इसी लूप को फॉलो करेगा। पहली बार वाला रास्ता अलग था, लेकिन पहली बार के बाद हर बार अब ग्राफ इसी लूप को फॉलो करेगा। चाहे जितने बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करो, इसी लूप को फॉलो करता है, और इसी लूप का नाम क्या है, हिस्टैरिसीस लूप। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? पहली बार क्यों? क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में कभी मैग्नेटिज्म था ही नहीं। पहली बार आया, फिर हमने जीरो कराने की कोशिश की तो बच गया, फिर निगेटिव कराने की कोशिश की तो जीरो हो गया, और बहुत ज्यादा निगेटिव तो निगेटिव में सैचुरेशन आ गया, फिर जीरो किया तो निगेटिव में बच गया। यहां देखा जाए तो यार ऐसी एक रेस जैसी लगी है कि मैं जब मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो निगेटिव से शुरू होकर जीरो होता है, जब मैं और ज्यादा शुरू कर रहा हूं तब जाके वो पॉजिटिव होता है, और जब मैं पॉजिटिव खत्म करके जीरो कर देता हूं तब वो जीरो नहीं होता है, थोड़ा डिले के बाद और निगेटिव करने पे जीरो होता है। इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे, एच आगे है या आई? इस रेस में कौन आगे है यार? एच में जब बहुत ज्यादा करता हूं तब आई सैचुरेशन में आता है, एच में जीरो करता हूं तो आई कहता है अभी जीरो नहीं होंगे। जब मैं एच को बहुत निगेटिव करता हूं तब जीरो होता है, और उसके बाद वो निगेटिव होना शुरू करता है जब मैं बहुत निगेटिव कर देता हूं। फिर जब जीरो कर देता हूं तब वो कहता है अभी जीरो नहीं होंगे, थोड़ा और पॉजिटिव करो। यानी इस रेस में कौन आगे है? एच आगे आगे, आई पीछे पीछे। ये वर्ड हिस्टैरिसीस का यही मतलब है यार, कि तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। यानी एच और आई की एक रेस नहीं लगी है। इस रेस में एच अगर पहले घट के जीरो होता है तो वो थोड़ी देर बाद जीरो होता है, एच पहले निगेटिव होता है तो वो थोड़ा देर बाद निगेटिव होता है, एच जीरो दोबारा होता है तो ये थोड़ा आगे जाके जीरो होता है। नहीं, तो इस लैगिंग बिहाइंड की प्रक्रिया का नाम क्या है? हिस्टैरिसीस। कि एच के सामने आई हमेशा पीछे बना रहता है। क्या इस रेस को महसूस कर पा रहे हैं?
क्या ध्यान इधर उधर चला जाता है यार। मैंने H बढ़ाया तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म बढ़ता गया, मैक्सिमम आ गया। H जीरो किया तो उसका मैग्नेटिज्म कुछ बच गया। अब बच गया तो मैं उसको खत्म करना चाह रहा था, तो मैंने H क्या किया, एक्सटर्नल को निगेटिव करना शुरू किया। तो किसी ना किसी निगेटिव पे जाके H क्या हो गया, I क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर मैंने H और निगेटिव किया तो I निगेटिव होना चालू हो गया, और अब वो निगेटिव सैचुरेशन पे आ गया, अब नहीं बदल रहा। तो मैंने फिर क्या किया, H को जीरो करना शुरू किया। मैंने H जीरो कर दिया, लेकिन I अभी भी कुछ ना कुछ निगेटिव बचा है। फिर मैंने H को पॉजिटिव किया, तब जाके I जीरो हुआ। तो हमेशा H आगे आगे, I पीछे पीछे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसी बात को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस। यहां दो बातें आ गई यार, एक नाम रेमेनेंट मैग्नेटिज्म आया है और एक नाम आता है रिटेंटिव, एक नाम है कोरेसिव फोर्स। देखो यार, इस मैग्नेट को एक बार हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो जीरो भी कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता। अगर तुम्हें उसको डीमैग्नेटाइज करना है तो फोर्सफुली उल्टा मैग्नेटिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, अगर इस समय इसके अंदर H आगे जाग चुका है, तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी कर दो तो भी उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। जब उल्टा मैग्नेटिज्म लगाओगे जबरदस्ती फोर्सफुली, इतना -H0 का जब हमने मैग्नेटिज्म लगाया तब उसका I जाके जीरो हुआ है। तो उस निगेटिव मैग्नेटिज्म को, जिसको लगाने के बाद मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, उस निगेटिव मैग्नेटिज्म को, उस एक्सटर्नल निगेटिव मैग्नेटिज्म का नाम क्या है, कोरेसिव फोर्स। यानी हम यहां पे कोरेसिव फोर्स में फोर्स की बात एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुली उसका मैग्नेटिज्म खत्म किया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है, कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ही एक मैग्नीट्यूड है। तो वो निगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिससे इंटरनल मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस निगेटिव मैग्नेटिज्म का नाम क्या है, कोरेसिव फोर्स। तो निगेटिव में भी एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जब उसको पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन से जीरो करना हो, और जब निगेटिव मैग्नेटाइजेशन से जीरो करना हो तो क्या उतना मैग्नेटिज्म पॉजिटिव में देना पड़ेगा। तो ये एक वैल्यू मैग्नेट की होती है, चाहे पॉजिटिव में सोच लो चाहे निगेटिव में सोच लो। पॉजिटिव निगेटिव केवल डायरेक्शन को बताते हैं, है ना। द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड नीडेड होती है उसका नाम क्या है, कोरेसिव फोर्स। क्या ये नाम कन्विंसिंग है, कोई दिक्कत है? दूसरा वाला, पहला वाला था रेमेनेंट मैग्नेटिज्म, जिसको I नॉट कह सकते हैं, I नॉट था ये, और ये क्या है, ये H नॉट है। बल्कि H नॉट चाहे पॉजिटिव कह लो चाहे निगेटिव कह लो, I नॉट भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है और H नॉट भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। हाँ हो सकता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाने को पूछा जा सकता है। हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या है, द लैगिंग बिहाइंड नेचर ऑफ द इंटरनल मैग्नेटिज्म। ये मैंने लिखा हुआ है, उसमें कुछ कुछ बातें मैंने उसमें ज्यादा लिखी हुई हैं। लैगिंग बिहाइंड ऑफ इंटरनल मैग्नेटिज्म देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म, इस प्रोसेस का नाम हिस्टैरिसीस है। एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म के पीछे पीछे इंटरनल मैग्नेटिज्म रहता है, और इस लैगिंग बिहाइंड चीज का नाम क्या होता है, हिस्टैरिसीस। एक बार मैग्नेटाइजेशन हो जाता है अपने सैचुरेशन पे, तो हर बार ग्राफ अब इस रास्ते को फॉलो करता है, बाहर वाले को। ये रास्ता लाइफ में पहली बार आता है। बात क्लियर है भाई? हाँ, ये लाइफ में एक ही बार आता है, ये वाला ग्राफ। नोट कर लिया भाई लोग? बना तो है यार, बना नहीं है? ये देखो बना है, सब बना है, सब कुछ बना है, सब कुछ बना है, सब कुछ लिखा है, बस समझना है यार। सारे नाम समझ में आ गए हैं, बात क्लियर है? चलो, यहां पे यार मैंने दो ग्राफ बनाए हैं।
यहां एक और बात हमें समझने की है कि यार एक बार किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटाइजेशन से, पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन, निगेटिव मैग्नेटाइजेशन, फिर पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, इतना करने में अगर बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी जाए, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, तो करंट 1 सेकंड में 50 बार क्लॉकवाइज 50 बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। यानी इस मैग्नेट के अंदर ये प्रोसेस साइकिल 50 बार चल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये साइकिल चलाई जाए, तो मैग्नेट उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं तो अगर मैग्नेट के अंदर ये बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये प्रोसेस कराया जा रहा है, आमतौर पे अगर ये प्रोसेस कराया जा रहा है तो अंदर क्या चल रहा होगा, अंदर डोमेन का अलाइनमेंट, डी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, डी अलाइनमेंट चल रहा होगा कि नहीं। और इस प्रोसेस में किन्हीं एटॉमिक लेवल पे ही सही चीजों का मूवमेंट होता है, और जब मूवमेंट होता है तो उस दौरान कुछ एनर्जी के लॉसेस होते हैं, है ना। ये एरिया जितना ज्यादा होता है, ये एरिया जितना ज्यादा होता है, ये डिनोट करता है कि उसका कोरेसिव फोर्स ज्यादा है और आई ज्यादा है। यार क्या ये बढ़ जाए या ये बढ़ जाए, दोनों ही केस में एरिया बढ़ जाएगा। तो ज्यादा कोरेसिव फोर्स होने में भी लॉसेस बढ़ते हैं और ज्यादा रिटेंटिविटी होने में भी फोर्स लॉस बढ़ते हैं। तो मतलब यहां पे एक लॉस का, पावर लॉस की प्रोपोर्शनलिटी है। पावर लॉस किसके प्रोपोर्शन होता है, एरिया ऑफ लूप के, एरिया ऑफ लूप के। जितना ज्यादा एरिया होगा लॉसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। और ये जो लॉसेस की मैं बात कर रहा हूं, डोमेन्स के अलाइनमेंट, डी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, डी अलाइनमेंट, उनको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ये कौन सा लॉस है, पावर लॉस का नाम हमने रखा है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हाँ भाई, सबको बराबर बराबर नहीं जागना होता है, कोई ज्यादा जागता है, कोई कम जागता है। नहीं, कम जाग के काम तो नहीं होता है। हाँ भाई, तो भी यार इन ग्राफ के आधार पे हमने मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। यार एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ये थोड़ा सा मतलब गंदा बना है। हाँ, ग्राफ सेम है। यस, ऐसा कुछ। तो एक वो ग्राफ बना है और ये थोड़ा सा तगड़ा ग्राफ बना है। ठीक, ये थोड़ा सा तगड़ा ग्राफ बना है। बता यार, क्या लगता है किसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान होगा, इस ग्राफ वाले को? ये यार मटेरियल के अंदर होने वाली गतिविधि को ग्राफ में ड्रॉ किया गया है ना। ग्राफ कोई किसी चीज का पिक्चर नहीं है, मटेरियल के अंदर जागा हुआ आई, इसके आई और एच के बीच में ग्राफ है, आई और एच के बीच में। कभी कभी लोग आई के बजाय बी लिख देते हैं, तो सीधी सी बात है यार, मटेरियल के अंदर आई बढ़ेगा तो बी भी तो बढ़ेगा। आई और बी में म्यू नॉट का अंतर होता है ना। ग्राफ का नेचर आई बी का एक ही जैसा होगा, हालांकि आई का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड में म्यू नॉट का अंतर होता है। तुम्हें पता है ना यार, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है या म्यू नॉट इंटू आई भी होता है, क्योंकि आई और एच एक ही जैसी क्वांटिटी है। नहीं, तो ग्राफ वाइज नेचर और स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, लेकिन हाइट वाइज बता सकते हो। और बी वाला ग्राफ ज्यादा ऊंचा बनेगा या आई वाला? म्यू नॉट की वैल्यू पता है यार, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होती है। तो बता यार, बी का ग्राफ ज्यादा ऊंचा बनेगा या आई का? आई का ज्यादा ऊंचा बनेगा, क्योंकि बी उससे बहुत कम है। देखो यार, ये नंबर 1 से बहुत छोटा है, तो आई का ग्राफ ऊंचा बनेगा, बी का नीचा बनेगा, लेकिन बिहेवियर स्ट्रक्चर एक जैसा बनेगा, इसीलिए बी और आई दोनों चल जाता है। खैर, मैंने यहाँ पे बी और आई दोनों लिखा है। मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ और ये ग्राफ देख के तुम्हें क्या लगता है, कौन से ग्राफ को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान है, किसको मुश्किल है? ये देख के ही समझ में आ रहा है, क्यों? इसका कोरेसिव फोर्स कम है ना, इसकी रिटेंटिविटी भी कम है। यानी ये दुबला पतला ग्राफ है, कोरेसिव फोर्स कम, मतलब ये मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने का ज्यादा विरोध अपोज नहीं करता, और ये
स्टोर भी काफी करता है, विरोध भी का। ये सक्षम पर्सनालिटी है और ये सॉफ्ट पर्सनालिटी, कोई भी आए बदल के चला जाए। तो इसका नाम क्या रखा गया है? सॉफ्ट मैग्नेट। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये क्या है? हार्ड फेरो। उसके बिहेवियर के हिसाब से नाम रखा गया है, सॉफ्ट मैग्नेट, हार्ड मैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट का क्या क्या सॉफ्ट होगा? कोरेसिव फोर्स और रिटेंटिविटी, रेमेनेंट मैग्नेटिज्म जिसको कहते थे। और हार्ड मैग्नेट का, तो यार यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं, लेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज इट कंप्लीटली और डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज लिख दिया, डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? सॉफ्ट मैग्नेट। इनका रिटेंटिविटी लो होगा, कोरेसिव फोर्स लो होगा, एरिया ऑफ लूप भी कम होगा, और एरिया कम होगा तो लॉस भी कम होगा, है ना। ये किस लिए काम आते हैं कि तो जनरली ऐसी कहीं रिक्वायरमेंट है कि लगातार किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना है। हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी। तो जहां लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने का प्रोसेस है तो वहां हम सॉफ्ट मैग्नेट यूज करते हैं ताकि लॉस ज्यादा ना हो और लगातार वो इजीली डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज हो पाए। और जहां परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, लैब का नॉर्थ साउथ वाला बार मैग्नेट बनाना हो तो, या स्पीकर वाला मैग्नेट बनाना हो तो हार्ड मैग्नेट यूज किया जाएगा। इसका एरिया ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, कोरेसिव फोर्स ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा होंगे। इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होगा। क्या ये सारी प्रॉपर्टी नजर आ रही है? क्या ये सब लिखा गया है? तो किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो मैं रुकूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। आगे बढ़े हैं।